हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जापान के शिंजुको में एक एस रैंक का गेट अपीयर होता है और इसके बाद ना हमें जापान के हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी जापान के कुछ मेजर गिल को ना एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और इसके बाद तभी उन बंदों की नजर ना ब्लेड गिल के ऊपर जाती है और वो बंदे लोग ना उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि वो लोग एक रेड पे गए थे और वहाँ पे काफी गंदी तरीके से फेल होके आ गए और जो बचे हुए ब्लेड गिल के मेंबर होता है ना वो अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उनको ना ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बंदे लोग ना इतना ज्यादा डर जाते हैं ना कि अपनी बैडस आंखें दिखाते हैं और वो देखियो बाकी के बंदे ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पे एक बंदा बात करने लगता है कि ये लोग ना गोतो के जाने के बाद काफी ज्यादा फालतू बोलने लगे हैं और पहले इनकी औकात नहीं होती थी कि हमसे ढंग से बात कर सके। और इसके बाद फाइनली वहाँ की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और एक बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि हंटर एसोसिएशन अभी कुछ भी नहीं कर रहा और यहाँ पे एक एस रैंक का गेट अपीयर हो गया है। मान लो वो डेंजन ब्रेक हो जाता है तो आखिरकार जापान क्या करेगा। और वहाँ पे कुछ बंदे ये भी बात करने लगता है कि हमारे यहाँ के अब एस रैंक के हंटर उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो एक एस रैंक के गेट को अपीयर कर सके, मतलब कि क्लियर कर सके गोतो के जाने के बाद। बट उनको क्या पता भाई ये एस रैंक से ना काफी ज्यादा अप का गेट है, मतलब कि गेट ना एस रैंक से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, आगे आपको पता लगेगा। और वहाँ पे सभी लोग ना यही बात कर रहे थे कि इस काम को ना केवल एक नेशनल लेवल हंटर है जो कि कंप्लीट कर सकता है और सभी के ना वहाँ पे अलग अलग विचार बन रहे थे। और इसके बाद तभी सुगिमितो ना एक बंदे की बात करने लगता है और वो बंदा ना बैरियर बनाने में ना काफी ज्यादा एक्सपर्ट था और वो काफी कमाल का हंटर भी था। बट हमें उस बंदे का नाम या फिर कुछ बताया नहीं जाता, आगे पता लगेगा। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि मेरा फाइनली 101 लेवल कंप्लीट हो गया और वो बताने लगता है कि 100 लेवल पे उसको डबल डेजर्ट की मिली थी और साथ ही 101 लेवल पे ना उसका काफी ज्यादा लेवल अप भी हुआ था। और अभी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जब उसका 102 लेवल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा उसके साथ। और जैसे वो गाड़ी लगा के ना बाहर निकलता है ना गाड़ी से और जाने वाला होता है तभी उसकी नजर ना किसी के ऊपर जाती है और हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है और वो लड़की ना चाह होती है और चाह को भी जैसे रियलाइज होता है कि जिन्वो ने उसको देख लिया, वो ना फटाक से वहां से जाने की कोशिश करती है। और तभी अचानक से जिन्वो ना चाह के पास चला जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे देख के ऐसे भाग क्यों रही हो। और चाह जैसे जिन्वो को देखते हैं तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं, मतलब कि उसका दिमाग काम करना वहाँ पे बंद हो जाता है एक तरह से। और तभी चाह बताते हैं कि मैं ना अपना कार तुम्हारे पार्किंग में लगा के भूल गई थी और जिन्वो भी रियलाइज करता है कि ये बात तो उसने सही बोला। और चाह इसके बाद बोलने लगते है कि क्या तुम अभी फ्री हो। और इसके बाद वो सोयून के बारे में भी सोचने लगते हैं कि सोयून ना जिन्वो के गिल में एंटर कर चुकी है और जिन्वो ने मुझे अपने गिल में नहीं लिया। और उसके दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि क्या सोयून मेरे से ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद तभी उसको कुछ बात रियलाइज होती है और तभी वो बोलते हैं कि मुझे ना मिन ने तुम्हें एक मैसेज देने के लिए बोला है और ये ना तुम्हारे पावर से रिलेटेड है। और ये सुन के ना जिन्वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा हम इसके बारे में ना ऊपर चल के बात करेंगे। और दोनों उसके गिल में आ जाते हैं और वहाँ पे जिन्वो और चाह के अलावा कोई भी नहीं था। यूजिन अपने काम से बाहर गया था और चाह ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं क्योंकि भाई एक लड़का और एक लड़की एक घर में अकेले थे। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ क्या आखिरकार तुम मुझे क्या बताने वाली थी। और इसके बाद चाना अपने सपने के बारे में बताने लगती है जहाँ पे मिन ने उसको बताया था कि जिन्वो को बता देना कि वो अपने पावर से थोड़ा सावधान रहे और उसने मुझे कभी ना खत्म होने वाले ताकत के अंदर खींचा है और जो मैं पहले था वो मैं अब बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरे सेंसेस ना हमेशा के लिए जिन्वो के साथ जुड़ गए हैं और मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं उसका स्लेव बन जाऊं और मेरा मन करता है कि मैं हमेशा उसका स्लेव बने रहूं। और सबसे हैरानियत की बात तो यह है कि मुझे करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ उसके बाद भी मुझे करने में अच्छा लग रहा है। और चाह को ना मिन की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती और वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। और मिन बताने लगता है कि जिन्वो की पावर ना एकदम इनक्रेडिबल है और वो ना एक इकलौता बंदा है इस टाइप का और शायद वैसा बंदा कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। और ये सारी बातें ना तुम जिन्वो को बता देना। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वो ना एक डेंजन में था और वो तो वहाँ पे कुछ खा रहा था आराम से बैठ के और उसके जो बीस्ट थे ना वो सभी मॉन्स्टर से लड़े जा रहे थे। और साथ ही जिन्वो के दिमाग में ना उस टाइम पे ये चल रहा था कि मुझे ना रिसोर्स के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार मुझे पावर्स कहाँ से मिलता है और ये ना एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने से ना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और इसके बाद तभी यूजिन ना जिन्हा के बारे में पूछता है और जिन्वो बताता है कि तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, वो एकदम सेफ है क्योंकि उसके साथ ना एक काफी काबिल हंटर है। और उसको पता था कि जिन्हा एकदम सेफ है, किसी की बस की नहीं है जिन्हा को हराने की, मतलब कि मारने की, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा वॉरियर था जो कि किसी को भी हरा सकता है। बट उसके बाद में ना जिन्वो अपने स्किल्स की मदद से चेक करता है कि आखिरकार जिन्हा कैसी है। और बेर वहाँ पे जिन्हा का ध्यान तो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से रख रहा था बट भाई लिटरली वो ना वहाँ पे टीवी देख रहा था। भाई लिटरली बेर वहाँ पे टीवी देख रहा था। और इसके बाद जिन्वो ना अपनी मदर को भी देखता है जो कि शॉपिंग कर रही थी। और इसके बाद वो बाक और चॉय को भी देखता है जो कि आपस में लड़ाई कर रहे थे, इनका तो ऑब्वियस एक ही काम था। और इसके बाद लिटरली वो चाह को देखता है और उस टाइम पे ना वो नहा रही थी और कसम से ये पावर तो मुझे भी चाहिए भाई। और जिन्वो इसका आनंद ले रहा था लेकिन तभी यूजिन उसको टोक देता है और जिन्वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, ब्लश करने लगता है वहाँ पे।
और जिन्वो उस टाइम पे सोच रहा था कि मुझे ना चा से इसके लिए माफी मांगना होगा। और तभी यूजिन बोलता है कि सर आपने उस एस रैंक गेट का न्यूज सुना है जो कि जापान के शिंजुकू में अपीयर हुआ है, और अगर 3 दिन के अंदर उसको नहीं क्लियर किया गया ना तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। इस कारण जापान ना सभी देश के काबिल हंटर के साथ ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूजिन बोलता है कि सर क्या आपके पास कॉल बिल्कुल भी नहीं आया था? और जिन्वो बताता है कि हाँ मेरे पास कॉल आया था। और जिन्वो बताता है कि सच बता तो मेरा ना वहाँ जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा ना और भी अदर काफी ज्यादा काम करने हैं मुझे। और इसके बाद जिन्वो के पास तभी कार्डियो टेम्पल का मैसेज आता है और उसके पास ना अभी 27 घंटे और थे उसको ओपन होने में, मतलब कि अभी काफी ज्यादा टाइम था और जिन्वो उसका वेट कर रहा था। और इसके बाद हमें यूरी ऑर्लोफ नाम का एक हंटर दिखाया जाता है, उसका घर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा आलीशान था। और इसके बाद हमें वो हंटर भी दिखाया जाता है जिसके पास सुगेमी तो बात करने के लिए गया था, और वो बताता है कि तुम मेरे को तो काफी अच्छे तरीके से जानते होगे और मैं बेस्ट सपोर्ट हंटर हूँ। और इसके बाद उसके बीच और साथ ही सुगेमितो के बीच में ना काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होती है वहाँ पे। और इसके बाद तभी यूरी बोलता है कि मुझे 3.6 बिलियन डॉलर चाहिए 1 साल का, और अगर तुम डेली बेस पे देना चाहते हो तो तुम मुझे 10 मिलियन डॉलर भी दे सकते हो डेली बेस पे, और इसके लिए तुम मुझे जब तक चाहो तब तक हायर कर सकते हो, और तुम जब तक चाहो मैं तुम्हारे गेट को होल्ड करके रख सकता हूँ, और तुम मेरे पावर के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हो। और सुगेमितो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इतने सारे पैसे कौन मांगता है। और यूरी बोलता है कि अगर तुम मेरे जैसा काबिल हंटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो भाई इतना तो तुम्हें देना होगा, और तुम्हें भी पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो तुम्हारी कंट्री के साथ कुछ भी हो सकता है, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं थॉमस की तुलना में काफी ज्यादा कम चार्ज कर रहा हूँ, वो तो मेरे से काफी ज्यादा पैसे मांगता। और तभी मिनोरू बोलता है कि कनाई तुम्हें पता है क्या एक रशियन जब ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो क्या बोलता है? और कनाई बोलते है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, बट मुझे इसकी बातें सुनकर ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और यूरी ना इसके बाद भाई काफी ज्यादा वहाँ पे बेइज्जती मारने लगता है एक जापानीज हंटर की, और वो बोलने लगता है तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अपॉइंट करने की, और अगर तुम लोग मेरे जूतों को चाटोगे तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी सकता हूँ। और गोतो के जाने के बाद मतलब कि लिटरली भाई जापान की इज्जत ना काफी ज्यादा कम हो गई बाकी हंटर्स के लिए भी। और यूरी जब उनकी बेइज्जती कर रहा था ना उस टाइम पे ना मिनोरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मिनोरू और कनाई को। और तभी यूरी ना उनको ट्रैप कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बस के तो तुम हिल के दिखाओ, और जब तक अब मैं नहीं चाहूंगा तुम 1 इंच भी नहीं हिल पाओगे यहाँ से, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। और मिनोरू और कनाई को ना भाई लिटरली वहाँ पे पावर्स पता चल पा रही थी यूरी की, वो ना बिल्कुल भी अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे थे। और यूरी बोलने लगता है कि अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर एक ऑफर और दे देता हूँ, मैं तुम्हारे देश की तो रक्षा करूंगा ये तो कंफर्म है, उसके साथ मैं तुम्हारे दोस्तों को भी अभी छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी पता है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ भी हो सकता है। और सुगेमितो ना अभी काफी ज्यादा प्यार से यूरी से बात करने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप जितना अमाउंट मांग रहे हो हमारी गवर्नमेंट उतना अमाउंट दे भी पाएगी या फिर नहीं, बट हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा था, और उसकी मदर बोलती है कि मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और जिन्वो बोलता है कि मम्मी अब तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अब तो मेरी फिक्र मत क्या करो, और वैसे मेरा एक अपॉइंटमेंट है और मुझे वहाँ पे बात करने के लिए जाना है। और जैसे जिन्वो बाहर जाने वाला होता है ना तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है, और जो डबल डेंजन वाली चाबी का जो टाइमिंग था ना फाइनली खत्म हो जाता है। और इसके बाद जिन्वो को भी पता चल जाता है कि आखिरकार वो डेंजन कहाँ पे अपीयर हुआ है। और इसके बाद में जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी गंदा वाला डिस्ट्रक्शन हो रखा था, और वहाँ पे ना अचानक से एक और गेट अपीयर हो गया था, और वहाँ पे ना अगेन काफी ज्यादा बकवास होने लगता है, मतलब कि हंटर एसोसिएशन के बंदे ना जिन्वो को अगेन वहाँ पे नहीं जाने देते और बोलते हैं कि आपके पास परमिट नहीं है इस कारण हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। लेकिन जिन्वो को तो पता था कि आखिरकार वो डेंजन कौन सा है, और वो ना उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और चुपचाप अंदर घुस जाता है। और डेंजन के अंदर ना हमें काफी बड़ा सा गेट दिखाया जाता है, और वहाँ पे ना पहले से ही काफी सारे हंटर्स थे, और उन हंटर्स को ना ये भी नहीं पता था कि आखिरकार ये गेट कैसे ओपन होगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे जिन्वो पहुंचता है और वो बोलता है कि तुम लोग ना अभी काफी गंदा ट्रैप में फंसने वाले हो। और बाकी हंटर्स भी ना जिन्वो को देख के काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि भाई आखिरकार तू है कौन। और जिन्वो बोलते हैं कि क्या तुम में से कोई भी डबल डेंजन का सर्वाइवर है यहाँ पे, और किसी को भी नहीं पता चला था कि आखिरकार जिन्वो क्या बोल रहा है। बट वहाँ पे एक हंटर जो होता है ना वो पहचान जाता है कि जिन्वो एस रैंक का हंटर है, और जिन्वो बताने लगता है कि इस डेंजन के अंदर ना एक काफी खतरनाक सा बीस्ट है और तुम में से कोई भी उनको नहीं हरा सकता, और सच बताओ तो उनको केवल मैं ही हरा सकता हूँ, और मुझे उनसे एक काफी बड़ा बदला भी लेना है, काफी पुराना बदला। और इसके बाद जिन्वो दरवाजे के पास जाता है और उसमें लॉक लगा हुआ था, और तभी जिन्वो अपनी जेब से चाबी निकालता है और फाइनली उस लॉक को खोलता है। और इसके बाद तभी उस स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन आता है और वो बोलता है कि सर हमारे पास एंट्री परमिट है, और वैसे देखा जाए तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है इस डेंजन के अंदर एंटर करने का। और वहाँ पे सभी लोग ना जिन्वो की बातों को टाले जा रहे थे और अपने कैप्टन की बात मान रहे थे, मतलब कि जिन्वो को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे वो सभी लोग। और लिटरली वो लोग ये बोलने लगता है कि हमें पता है कि आप एक ऐसे रैंक के हंटर हो, बस इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे वहाँ पे। और जिन्वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, और वो बोलता है कि तुम में से कौन पहले जाना चाहेगा इस डेंजन के अंदर। और स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन बोलता है कि मैं जाऊंगा। और इसके बाद जैसे वो कैप्टन डेंजन के अंदर जाता है तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि इसके पास एंट्री परमिट नहीं है इस डेंजन के अंदर आने का। और तभी एक बीच ना काफी तगड़ा वाला अटैक करता है वहाँ पे उसके ऊपर, बट
वहाँ पे जिन्वो था वो काफी आसानी से उसे बचा लेता है। और भाई उस बीस्ट को भी देखो कैसे देख रहा था कि भाई कोई आएगा अंदर, मुझे मारना है, जल्दी आ जाओ भाई। और जिन्वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। और उस बंदे को भी पता चल गया था कि भाई ये औकात से बाहर है, मतलब कि इन्हें जाने देते अंदर। और जिन्वो बोलता है कि तुम सभी का काम है अभी बाहर जाके हंटर एसोसिएशन को डबल डेंजन के बारे में बताने का, और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके बाद। और इसके बाद जिन्वो जैसे डेंजन के अंदर एंटर करता है ना दरवाजे के अंदर, तभी वो गेट ना अचानक से बंद हो जाता है। और इसके बाद फाइनली जिन्वो जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाता है। बट इस बार जिन्वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, पहले की तुलना में अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और जिन्वो के दिमाग में अभी ये चल रहा था कि अभी मुझे सारे आंसर चाहिए, और उसका आंसर देने वाला तो आर्किटेक्ट ही था। और इसके बाद जिन्वो फाइनली आर्किटेक्ट के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है, तुझे आंसर देना पड़ेगा। मतलब कि इस बार एकदम चौड़ में खड़ा होता है भाई, कायरो की तरह बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी ना काफी क्रीपी वाली स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम फाइनली यहाँ तक पहुंच चुके हो। और इसके बाद हमें जापान एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी ना फाइनली जापान आ गया था। और वहाँ पे ना काफी सारे न्यूज रिपोर्टर थे और वो बोलने लगता है कि मिस्टर यूरी आप किस तरीके से उस डेंजन को कवर करने वाले हो। और यूरी बताने लगता है कि मैं अपनी वही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैं गेट के आसपास एक काफी खतरनाक सा बैरियर बनाने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं अपना माना डालने वाला हूँ, जिस कारण वो बैरियर बंद हो जाएगा और कोई भी उस गेट से अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब कि बाहर नहीं आ पाएगा। और तभी मीडिया बोलने लगते हैं कि आप कहना चाहते हो कि आप ऐसा गेट को अकेले क्लियर करने वाले हो, और इस पे ऑडियंस कैसे आप पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा का गेट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और यूरी बताने लगता है कि सही मायने में देखा जाए तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एक ऐसा गेट को मैनेज करना। और इसके बाद वो अपने प्लानिंग के बारे में बताने लगता है, और वो बताने लगता है कि गेट के आसपास जब वो बैरियर क्रिएट करने वाला होगा ना, तभी वो माना क्रिस्टल को वहाँ पे बिछा देगा, जिस कारण उसकी माना ना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और गेट का बैरियर ना और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यूरी ना काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी की लाइफ को बचाने वाला हूँ और मेरी बात को कभी भी मत भूलना। और चेयरमैन भी यूरी की बात को सुन रहे थे और वो बोलने लगता है कि मुझे लगता नहीं कि यूरी अकेले उस गेट को मैनेज कर पाएगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें पता है कि जापान का क्या हाल होने वाला है इसके बाद। और इसके बाद तभी अचानक से चिंचुल के पास कॉल आता है, और कॉल पे जो बंदा था ना वो बताने लगता है कि एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वो बताता है कि आपको स्कूल वाला डेंजन तो मालूम ही होगा जहाँ पे गेट अपीयर हो गया था, और वहाँ पे अचानक से एक और गेट अपीयर हो गया है। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये है कि बताया जा रहा है कि वो डबल डेंजन है। और ये सुन के ना चिंचुल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद में अगेन जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि आर्किटेक्ट के सामने खड़ा था, और आर्किटेक्ट के सामने जो टैबलेट था जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी, तभी ना वो आर्किटेक्ट ना उस टैबलेट को तोड़ देता है जिन्वो के सामने। और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि तुम्हें देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। और जिन्वो भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो आपने लिखा था टैबलेट के ऊपर, ये कमांड किसी भी काम का नहीं था। और आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा काम का था, बट ये अभी किसी भी काम का नहीं रहा। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा मुझे तुम्ही ने यहाँ पे बुलाया है ना। और आर्किटेक्ट काफी ज्यादा हंसते हुए वहाँ पे यस बोलता है। और तभी जिन्वो बोलता है कि क्या तुम मैजिकल बीस्ट तो नहीं हो ना। और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफी गलत क्वेश्चन पूछ लिया है, तुम्हें सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आखिरकार मैं कौन हूँ, और तुम्हें उसके बाद ये पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम कौन हो। और मुझे पता है कि तुमने ये तो सोचा ही होगा कि आखिरकार कोई भी बीस्ट तुम्हें मारना क्यों नहीं चाहता, और तुम्हारा फाइनल मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। और अगर तुम आखिरी तक टिके रहे, तुमने सबको हरा दिया, तो मैं तुम्हें एज अ रिवॉर्ड के तौर पे कुछ भी बताने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसके बाद सभी स्टैचू ना जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए, और जिन्वो बिना बैटल के लिए ना अपने सभी शैडो शोल्जर्स को समन करने लगता है। बट मेन बात तो यही होती है कि इस डेंजन के अंदर जिन्वो अपने शैडोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें ईमानदारी से लड़ना होगा, मुझे तुमसे यहाँ पे मिलना है, ना कि तुम्हारे सर्वेंट से। और इसके बाद तभी जिन्वो के पास एक नोटिफिकेशन भी आता है जहाँ पे उसको बताया जाता है कि वो इन्वेंट्री से ना कुछ परचेज भी नहीं कर सकता, और ना ही वो पोशन या फिर बाकी के आइटम्स को कलेक्ट कर सकता, और ना ही डेली क्विस्ट के रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकता है। मतलब कि अभी जिन्वो को ना 1v मतलब कि अगेंस्ट में जितने हो उन सभी के साथ बैटल करना होगा। और इसके बाद जिन्वो को पता लग गया था कि ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इसके बाद तभी एक सोल्जर ना जिन्वो के ऊपर अटैक करता है, बट तभी जिन्वो ना उसके वेपन को ना काफी आसानी से पकड़ के तोड़ देता है, और वो ना उसी की तरफ फेंक के मारता है, उसी मॉन्स्टर की तरफ। और इसके बाद वो स्टैचू में ना अपनी तलवार को बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन तभी जिन्वो ना अपने लात की मदद से ना उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद दूसरा स्टैचू ना अटैक करने के लिए जाता है जिन्वो के ऊपर, लेकिन तभी जिन्वो अपना डैगर को बाहर निकालता है और सबसे पहले उसकी तलवार को काटता है, और इसके बाद उसे भी ढेर कर देता है। और इसके बाद लगातार जिन्वो ने वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है, और जिन्वो ने काफी आसानी से उन सभी को क्लियर किया जा रहा था। और अभी ना जिन्वो को उन सभी को मारने में ना उतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रहा था, काफी आसानी से वो मारे जा रहा था। और आर्किटेक्ट भी ना हवा में उड़ के ना सारी बैटल को देख रहा था, और वो बोलने लगता है कि तुम्हें देख के इतना तो एकदम साफ पता लग गया कि तुमने काफी सारी पावर्स को अचीव कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, और तुम्हारी पावर्स को देख के अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जिन्वो भी ना एक साथ ना भाई काफी सारे सोल्जर्स से लड़ाई कर रहा था, वहाँ पे अटैक ब्लॉक कर रहा था काफी सारे सोल्जर्स का।
और जिन्वो को ना इतना एहसास हो रहा था कि वो ना अभी इन सभी स्टैचू को ना काफी आसानी से हरा सकता है। और इसके बाद तभी आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट अभी मैं इस बैटल को जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। और तभी जिन्वो को ना वहाँ पे कुछ काफी खतरनाक सा एहसास होता है। और इसके बाद वो जो गॉड वाला स्टैचू होता है ना, जो कि कुर्सी पे बैठा रहता है, वो भी अभी खड़ा हो जाता है बैटल के लिए। और वो स्टैचू भी ना अभी काफी क्रीपी वाली स्माइल कर रहा था और ये देखने में सच में काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था। और इसके बाद हमें चेयरमैन और साथ ही मासामोटो का ना मीटिंग दिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये ना जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन थे। और मासामोटो वहाँ पे बताने लगता है कि हमारे जितने भी ऐसे स्टोन हमें मिले थे ना जेजू आइलैंड से, हम उन सभी को ना गिव अप करते हैं, वो सब हम आपको देते हैं। और चेयरमैन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और मासामोटो बताने लगता है कि इसके बदले ना हम जिन्वो को हायर करना चाहते हैं। और चेयरमैन बोलने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, बट रियल बात तो ये है कि जिन्वो हमारे हंटर एसोसिएशन के साथ जुड़ा ही नहीं है। और मासामोटो बोलने लगता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, बट मुझे इतना भी पता है कि आप और साथ ही हंटर एसोसिएशन चाहोगे ना तो जिन्वो हमारे साथ जा सकता है। बस हमें एक मौका चाहिए ताकि हम उसके सामने थोड़ा नेगोशिएट कर सके। और चेयरमैन ना उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखने लगता है और सोचते हैं कि देखा जाए तो जिन्वो के लिए ना काफी बढ़िया है। और इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को ना टेबल के ऊपर रख देते हैं। और इसके बाद चेयरमैन बोलने लगता है कि अभी इस मीटिंग में ना केवल हम ही दोनों यहाँ पे बात करेंगे और तुम्हारा जो ट्रांसलेटर है इसको अभी बाहर भेज दो। और मासामोटो भी बोलने लगता है कि चेयरमैन क्या आपको जापानीज आती है? और चेयरमैन बोलता है कि हाँ, मुझे आती है जापानीज। और इसके बाद जो ट्रांसलेटर थे ना वो दोनों ही बाहर चले जाते हैं। और इसके बाद चेयरमैन बोलने लगता है कि अगर तुम्हारी कोई घटिया सी चाल है ना तो तुम इसको अभी रद्द कर दो। और मासामोटो बोलने लगता है कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं? और चेयरमैन बताता है कि मुझे पता है कि ब्लेड गिल ने तुम्हारे साथ जो भी रिश्ता था वो सभी तोड़ दिया है। और ये सुनकर ना मासामोटो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? और चेयरमैन बोलने लगता है कि मुझे ये भी पता है कि ब्लेड गिल को हंटर एसोसिएशन की तरफ से जो फंड मिलता था तुमने वो भी देना बंद कर दिया है और अभी जो केवल सरकार की तरफ से जा रहा है उनको वही मिल रहा है बस। और मुझे पता है कि ब्लेड गिल गोतो के जाने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, इस कारण वो काफी ज्यादा अभी स्ट्रगल कर रहा है। और वो ये भी बताता है कि अगर गेट को प्रॉपरली ब्लॉक नहीं किया जाएगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। और मासामोटो ना अभी भाई काफी ज्यादा डर चुका था सारी बातें सुनने के बाद। और वो एक कैमरा निकालते हुए बताते हैं, मतलब कि चेयरमैन एक कैमरा निकालते हुए बताता है कि मुझे पता है कि आप चाहते थे कि गोतो जापान को रिप्रेजेंट करे और अभी जितना भी कुछ हुआ है, जितने भी हंटर्स मारे गए या फिर जो कुछ भी वो आपका एक घटिया सा प्लान था। और अभी इन सभी चीजों की जिम्मेदारी आपके सोल्जर्स के ऊपर आने वाली है। और अभी चेयरमैन मतलब कि जापान के चेयरमैन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसे क्या बोलना चाहिए। और चेयरमैन भी बताने लगता है कि कैमरा आपने गोतो की टीम से कनेक्ट कर रखा है। और इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से ना उस कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। और चेयरमैन बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी चाल तो काफी ज्यादा गंदी थी, बट मैं इतना भी ज्यादा कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ, मतलब कि मैं एशिया को इस तरीके से तबाह होते हुए नहीं देख सकता। और वो ना एक बंदे के चक्कर में ना पूरे एशिया को तो खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते थे। मतलब कि भाई जापान इतना अच्छा कंट्री है और वहाँ का चेयरमैन इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकता है भाई। और इसके बाद जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। एक को मारने के बाद वहाँ पे 2-3 और आ जाते हैं, मतलब कि स्टैचू की संख्या कमी नहीं हो रही थी। और जिन्वो ना नोटिस करता है कि जो गॉड स्टैचू है ना उसने भी जिन्वो की तरफ अपना टारगेट पॉइंट कर दिया था। और अभी जिन्वो को इतना भी पता चल गया था कि वो ना गॉड स्टैचू के ना अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा। और इसके बाद तभी वो कमांडर टच टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जितने भी स्टैचू थे ना वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। और तभी गॉड स्टैचू का भी अटैक ना सीधा उन सभी स्टैचूज के ऊपर जाके लगता है। और जिन्वो का कमांडर टच स्किल था ना वो भी अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व हो गया था, जिसका नाम कमांडर अथॉरिटी था। और जिन्वो ने फाइनली उस अटैक को डॉच कर लिया था। और वो सोच रहा था कि अगर मैं हल्का सा भी इस अटैक से नहीं बच पाता ना तो भाई मैं टैब ही बोल सकता था। और इसके बाद जिन्वो ने सबसे पहले गॉड स्टैचू को मारने की सोचता है। और गॉड स्टैचू जो था ना वो भी भाई जिन्वो के ऊपर सीधा पैर से अटैक करता है अपने। और लिटरली जहाँ पे गॉड स्टैचू पैर रखता है ना भाई वहाँ का जमीन ना पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट जिन्वो ने ना उसके अटैक को ना काफी आसानी से डॉच कर लिया था। और वो ना गॉड स्टैचू की तरफ काफी स्पीड में जा रहा होता है, लेकिन गॉड स्टैचू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी था। बट तभी जिन्वो ना अपने कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और सीधा उस स्टैचू के शोल्डर पे जाके बैठ जाता है। और जैसे गॉड स्टैचू का बीम अटैक खत्म होता है ना, मतलब कि लेजर अटैक, तभी वो जिन्वो को देखता है जो कि उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था। और तभी अपने दोनों डैगर निकालता है और स्टैचू के ना काफी ज्यादा कट लगाने लगता है। बट ज्यादा कुछ असर नहीं होता, उसके गाल पे ना बस हल्के फुल्के स्क्रैच लगते हैं। और जिन्वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरा डैगर काम नहीं किया तो क्या हो गया, अभी मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद जिन्वो ना एक काफी खतरनाक सा अटैक करता है और गॉड स्टैचू का जो फेस होता है ना वही तोड़ देता है। और जिन्वो का अटैक देखने के बाद ना आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरीके के अटैक्स भी सीख पाओगे। और जिन्वो ने केवल एक ही पंच नहीं मारता बल्कि वहाँ पे और भी काफी ज्यादा पंचेस मारता है और फाइनली वो ना गॉड स्टैचू को वहीं पे चित कर देता है। और तभी जिन्वो के आसपास ना और भी काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। बट जिन्वो वहाँ पे तभी अपने कमांडर अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके आसपास वहाँ पे जितने भी स्टैचू थे ना भाई एक ही अटैक में ना उन सभी को ढेर कर देता है। और फाइनली वहाँ के जितने भी स्टैचू थे ना वो सभी खत्म हो जाते हैं। और अभी
तभी आर्किटेक्ट भी ना काफी ज्यादा ताली बजाने लगता है जिन्वो के लिए, और जिन्वो भी बोलता है कि अब तुझे अपने प्रॉमिस निभाने का टाइम आ गया। और आर्किटेक्ट हंसते हुए बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तेरा आखिरी रास्ता मैं हूँ, मुझे कंप्लीट करके तुझे आगे जाना होगा। और अभी जिन्वो के सामने ना एक क्विज आ गया था, और इस क्विज के अंदर ना जिन्वो को ना 10 मिनट के अंदर अपने अपोनेंट को हराना था, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका हार्ट बीट ना रुक जाएगा, मतलब कि क्या होगा उसके बाद तो आपको पता ही है। और आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरे आंसर से। बट यहाँ पे क्या होने वाला है अगर आपको ये जानना है तो आपको अगली वीडियो का वेट करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगली वीडियो भी 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। और कोई कमेंट मत करना कि भाई जल्दी ला, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, 3 से 4 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। और अगला एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि बेरू और जिन्वो के बैटल में उतना ज्यादा मजा नहीं आया था, क्योंकि वो एक तरफा बैटल था। बट अभी जो बैटल होने वाला ना वो एक तरफा बैटल नहीं होने वाला, बैटल भी एकदम दमदार होने वाला है। तो बैटल का वेट करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।